हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक रंजन। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार के जो जनरल नॉलेज है उससे संबंधित प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न जो नया पैटर्न है बीपीएससी का उसके हिसाब से तैयार किया गया है। ये स्पेशली तैयार किया गया है जो आपका 69th बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको लाभ मिले, तो उसको ध्यान में रख के तैयार किया गया है। और इन सब का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बिहार भारत के कौन से भाग में स्थित है। जो बिहार है वो भारत के कौन से भाग में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये उत्तर पूर्व में स्थित है। देखिए, ये भारत का मैप है और कभी भी मैप को इस तरीके से मापते हैं, ऐसे ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो बिहार जो है, अगर भारत को ऐसे डिवाइड करेंगे तो बिहार भारत के उत्तर में भी है और पूर्व में भी है, तो ये उत्तर पूर्व आंसर हो जाएगा डी। देखिए, मैप से एक बार याद करने पे हमेशा के लिए एक फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है, तो आदमी भूलता नहीं है। अगला है कि बिहार से अलग करके झारखंड राज्य कब बनाया गया था। तो बिहार से अलग करके झारखंड जो राज्य बनाया गया था वो दरअसल 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, ये बिहार है, एक सेकंड में इसको डिलीट करता हूँ। हाँ, ये बिहार है और ये नीचे वाला झारखंड, ये वाला झारखंड है, ठीक है। तो बिहार और झारखंड पहले एक हुआ करते थे, लेकिन 15 नवंबर 2000 को ये डिवाइड करके बिहार अलग बनाया गया और झारखंड एक अलग स्टेट बनाया गया। इसके पहले ये बिहार, झारखंड और उड़ीसा और ये बंगाल, ये तीनों सब एक स्टेट हुआ करते थे। ये असम वाला क्षेत्र में मिला के ये पूरा एक स्टेट हुआ करता था। लेकिन 1912 22 मार्च को, जिस दिन भारत बिहार दिवस भी मनाया जाता है, 1912 में बंगाल को अलग कर दिया गया और सिर्फ बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये तीन राज्य एक रहे थे। लेकिन 1 अप्रैल 1936 को बिहार, झारखंड और उड़ीसा से उड़ीसा को अलग करके एक अलग प्रांत बना दिया गया, तो सिर्फ बिहार और झारखंड बचे। और 2000 में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, बिहार झारखंड को भी अलग कर दिया गया, तो बिहार अलग राज्य है, झारखंड अलग राज्य है, उड़ीसा अलग राज्य है और बंगाल अलग राज्य है। तो ये पूरी कहानी थी। देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार में अर्बनाइजेशन पूरे भारत में सबसे कम हुआ है। तो जो बिहार के में रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र है वो 88.77% है। तो अगर हम शहरी क्षेत्र देखें तो ये 11.3 हो जाएगा। तो बिहार का जो ग्रामीण वो है वो सबसे ज्यादा है। अगर हम इंडिया लेवल में बात करें सेंसस पे, इंडिया में क्या है, तो इंडिया की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 63.84 है। तो ये इंडिया का है ग्रामीण। इससे भी बिहार बहुत ज्यादा है, इंडिया के लेवल पे देखा जाए तो बिहार ज्यादा है। और इंडिया में अगर शहरी की बात करें, इंडिया में शहरी प्रतिशत कितना, तो ये 31.6 है, 31.16 है। और ये 2011 के सेंसस के हिसाब से है और अभी नया सेंसस होने वाला है। याद रखिएगा, जो जनगणना होता है जिसको इंग्लिश में सेंसस कहा जाता है, वो वो गृह मंत्रालय कराता है, ठीक है। अभी गृह मंत्री कौन है भारत के, वो है अमित शाह। गृह मंत्रालय करता है और ये जो जनगणना है ये कराने का जिम्मा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। अगला एक बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा है, तो बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी हाजीपुर को कहा जाता है। हाजीपुर जगह है बिहार के वैशाली जिले में। देखिए, ये बिहार है, ये बिहार का वैशाली जिला है और इसी में है हाजीपुर, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। अगर आपको मैप याद करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कोई से खाली मैप ले लीजिए और इन सब जगह को, जैसे पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, तो इन सब जगहों को आप ना इसमें भरते जाइए। 2-3 बार अगर आप इसको भरेंगे आउटलाइन मैप में तो पूरा मैप याद हो जाएगा। मैप याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, ये नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष है जिसको हम घूम रहे हैं और ये बख्तियार खिलजी का एक फोटो है जो उस समय बनाया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें तो बख्तियार खिलजी ने 1193 में, यह तुर्क सेनापति था, ये 1193 में बिहार आया था और इसने जा करके भारत का जो एक शैक्षणिक केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, उस पर उसने आक्रमण किया और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इसके जो लाइब्रेरी थी उसको जला दी। महीनों यहाँ की लाइब्रेरी जलती रही, इतनी मात्रा में वहां पे किताबें थी, ठीक है। और अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय से कुछ और
चीज जाने तो एक और क्वेश्चन पूछा कि इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका नाम कुमार गुप्त ने इसका निर्माण कराया था 5वीं शताब्दी में। अगला है कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी दाऊद खान करारानी बिहार का जो अंतिम अफगान सुल्तान था। दाऊद खान करारानी बंगाल के करारानी वंश के साथ बंगाल का भी अंतिम शासक था, जिन्होंने 1572 से लेकर 1576 तक शासन किया था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता को स्वतंत्रता सेनानी नहीं कहा जा सकता, तो ये सारे नेता ये सब स्वतंत्रता सेनानी है। चंद्रशेखर सिंह जो है वो बिहार के स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, बल्कि ये बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। इनका जो जन्म स्थान है वो बलिया है, बलिया यानी यूपी में जगह है बलिया, यहाँ पे इनका जन्म स्थान हुआ करता था। और ये प्रधानमंत्री, अगर इनका प्रधानमंत्री कार्यकाल देखा जाए तो शॉर्ट टर्म था, ये 1990 से लेकर के 1991 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे, और इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। इसी बीच राजीव गांधी की 21 मई को हत्या हो गई थी, और ये देखा जाए तो ये भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। अगला है कि बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजीव रंजन प्रसाद सिंह बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष थे। बिहार का जो विधान मंडल है वो द्विसदनीय है, ठीक है ना, द्विसदनीय। भारत में कुल 6 राज्य हैं जहाँ के विधानमंडल द्विसदनीय है। अगर हम उसकी बात करें तो बिहार है, यूपी है, और उधर देखें तो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। ये 6 राज्य हैं। इसके पहले जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, पर वो स्टेट नहीं रहा। तो इन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधान मंडल है, जहाँ विधान परिषद और विधानसभा दोनों होती है। तो बिहार पूछ रहा है कि बिहार का जो विधान परिषद है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो राजीव रंजन प्रसाद वहाँ के अध्यक्ष थे। अगर क्वेश्चन पूछे कि विधानसभा जो था बिहार का, विधानसभा, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अध्यक्ष थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, राम दयालु सिंह, आप इसको नोट कर लेना। राम दयालु सिंह इसके पहले बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि भगवती प्रसाद झा पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कब बने, तो जो भगवती प्रसाद झा पटना के मुख्य न्यायाधीश 1982 में बने थे। तो यहाँ पे है, आंसर हो जाएगा सी, 1982। अगर पटना हाईकोर्ट की बात करें तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1916 को। और पटना जो हाईकोर्ट बना था इसके पहले न्यायाधीश कौन थे, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगला है कि बिहार के मैदान जो है ना, बिहार में उसका क्षेत्रफल कितना है, जो बिहार का पूरा लैंड है उसमें मैदान का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 96% के आसपास जो बिहार का मैदानी भाग है। और बिहार में बहुत कम पहाड़ी क्षेत्र है, बिहार के नॉर्दर्न एरिया में थोड़ी पहाड़ी क्षेत्र है, और बिहार में जो गंगा नदी है वो घाटी क्षेत्र है। बाकी बिहार पूरा मैदानी क्षेत्र है, इसलिए बिहार में कृषि की असीम संभावना है, हालांकि उस पर भी उतने अच्छे से काम नहीं हो रहा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बिहार में सर्वप्रथम हुआ था, तो बिहार में सर्वप्रथम कोल विद्रोह हुआ था, जो कि 1931 में हुआ था, और ये वर्तमान झारखंड के पास हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार में विद्रोह की, तो और भी विद्रोह है। ये टाइमिंग पूछा जाता है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। भूमि विद्रोह 1832 में हुआ था। भूमि विद्रोह और कोल विद्रोह में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो भूमि विद्रोह वास्तविक रूप से भूमि विद्रोह 1832-33 में हुआ था, क्योंकि कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, तो भूमि विद्रोह उसके बाद आएगा। और मुंडा विद्रोह की बात करें तो 1899 से 1900 में हुआ था, और ये बिरसा मुंडा इसके नेता थे, जिनको धरती बाबा भी कहा जाता है, हालांकि इनकी मृत्यु हो गई थी जेल में। अगला है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में किसने नेतृत्व किया था, तो 1857 में बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। ये लगभग बीपीएससी के जितने एग्जाम होते हैं उन सब में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन जो गलत करेगा इसका मतलब है कि आप रेस में पीछे हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग सभी लोग सही करेंगे, ठीक है ना। कुंवर सिंह ये आरा जिले के थे, वहां पे एक जगह है जगदीशपुर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जगदीशपुर के थे वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा सत्याग्रह सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है, तो बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा है। चंपारण सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, ये 1917 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह के बारे में देखते हैं, लोकप्रिय रहा 1917 में हुआ। इसके बारे में 2-4 चीजें जान लीजिए। एक पूरी स्टोरी जान लीजिए। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 1916 में लखनऊ में कॉन्फ्रेंस हो रहा था कांग्रेस का, जहां जिसके हेड थे अंबिका चरण मजूमदार, और इसी कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी भी गए थे, और बिहार की तरफ से एक नेता गए थे, किसान नेता का नाम था राजकुमार शुक्ल। बिहार
तो परीक्षा में इनका नाम याद जरूर रखिएगा। राजकुमार शुक्ल गए और इन्होंने महात्मा गांधी से आग्रह किया और इनके आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और चंपारण सत्याग्रह किया। इसे क्वेश्चन पूछा था कि चंपारण सत्याग्रह में एक कमिटी बनाई गई थी चीजों का अध्ययन करने के लिए, उस कमिटी का क्या नाम है वो बताइए मुझे कमेंट करके। अगला है कि 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह किन दो स्थानों पे या किन दो जगहों पे प्रारंभ हुआ? तो बिहार में जो नमक सत्याग्रह था वो चंपारण और सारण में इसकी शुरुआत हुई थी नमक सत्याग्रह की 16 अप्रैल 1930 को। आप सबको पता है नमक सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था गुजरात में। ये 1930 का आंदोलन है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने नेपाल के तराई क्षेत्र में किस प्रशिक्षण केंद्र का गठन किया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के लिए और ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, आजाद दस्ता नाम का एक प्रशिक्षण केंद्र गठित किया था। जो आजाद दस्ता इसके गठन 1942 के आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण और अन्य क्रांतिकारियों ने की थी, जिसमें राम मनोहर लोहिया भी थे और इसमें क्रांतिकारी थे। तो उन सबके नाम पूछे जाते हैं तो उन सबके नाम भी आप याद कर लीजिएगा, लेकिन मुख्य जो थे वो थे जयप्रकाश नारायण। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कब शुरू किया गया था? तो ये 1942 के आंदोलन के दौरान किया गया था। अगला है कि स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन बने थे? बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल बने थे जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन जो चौथे गवर्नर थे बिहार के और ये 6 जुलाई 1957 को बने और 11 मई 1962 तक रहे और ये बाद में राष्ट्रपति बने इसके बाद, और ये इंडिया के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी जुलाई 1973 से लेकर जुलाई 1975 तक। अगर स्पेसिफिक डेट दें 2 जुलाई और 11 अप्रैल तक रहे बिहार के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो बिहार के संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके बाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ये 1950 से लेकर के 52 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और इस समय निर्विरोध चुने गए थे, इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ था। 1952 में इलेक्शन हुआ, उसके बाद ये चुने गए। तो ये पहले राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। इसके अलावा एक और राष्ट्रपति थे जिनका चयन 1977 में हुआ था, जो बहुत फेमस है, नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है ना, ये भी निर्विरोध चुने गए थे। तो 2 राष्ट्रपति भारत के अभी तक के संवैधानिक इतिहास में 2 निर्विरोध चुने गए, एक राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नीलम संजीवा रेड्डी। अगला है कि कोसी परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी? कोसी परियोजना ये क्वेश्चन 1955 में शुरू हुई थी। दरअसल ये जो भारत और नेपाल के बीच जो योजना है ये 1954 में ही इसमें के एक सहमति बनी थी, लेकिन इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य है जो कोसी नदी से जल से जो बाढ़ आता है उसको नियंत्रित करना, और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला है कि सरयू नदी बिहार में किसमें जाकर मिल जाती है? तो जो सरयू नदी है वो बिहार में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इस मैप में देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा। ये है सरयू नदी। सरयू नदी को नीचे सरयू, ऊपर इसको घग्गर नदी भी कहा जाता है। ये देखिए आती है और ये बीच में ये गंगा नदी है। ये गंगा नदी में यहाँ पे आकर के मिल जाती है। ये रिविलगंज छपरा और बलिया के बीच में एक जगह है, वहां पे आकर गंगा नदी मिल जाती है, सरयू नदी आकर मिल जाती है गंगा नदी में। इसके अलावा गंडक नदी और ये सोन नदी यहाँ सोनपुर के पास आकर के मिल जाती है। ये आप ऐसे नदियों को याद कर सकते हैं, बिहार में बहुत आसान है याद करना। बीच से गंगा नदी जाती है, ये उत्तर भारत की नदी हो गई, ये दक्षिण भारत की नदी हो गई। सबसे पहले सरयू नदी आती है, उसके बाद सबसे लास्ट में महानंदा नदी आती है। अगर दक्षिण से देखें तो कर्मनाशा नदी सबसे पहले आती है, फिर चंदन नदी आती है। तो इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हैं। क्वेश्चन कई बार यही पूछा जाता है कौन सी नदी उत्तर से आकर के गंगा मिलती है? तो ये देखिए ये सारी नदी उत्तर से आकर गंगा मिलती है और ये दक्षिण से आकर गंगा मिलती है। अब एक बार मैप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवादा में जो है वो बिहार में अभ्रक मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब नवादा ऐसे याद नहीं होगा, जब तक आप मैप में नहीं देखेंगे तो नवादा याद नहीं होगा। देखिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये मैप है बिहार का, ये बिहार और ये है जो नवादा। ठीक है, अब नवादा देखिए यहाँ पे अभ्रक पाया जाता है, इसके लेफ्ट में गया है, इसके राइट में जमुई है,
इसके अगर उत्तर की बात करें तो शेखपुरा है, नालंदा है। इस तरीके से चौहद्दी याद हो जाएगी और नालंदा में पाया जाता है सबसे ज्यादा अभ्रक। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अगला है कि बिहार के किस जिले में फेल्सफर पाया जाता है? तो बिहार के मुंगेर जिले में सबसे ज्यादा फेल्सफर पाया जाता है। अगर मुंगेर जिले को याद करना है तो उसका तरीका इसी तरह मैप में देख लो। ये देखिए यहाँ पे मुंगेर है, ये मुंगेर है और ये नवादा। नवादा में अभ्रक पाया जाता है और मुंगेर में फेल्सफर पाया जाता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं मैप देख करके। अगला क्वेश्चन है कि डोलोमाइट के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो डोलोमाइट के लिए बिहार का रोहतास जिला बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पे डोलोमाइट पाया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा रोहतास में ही पाया जाता है। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये है रोहतास। देखिए ये वाला जो एरिया है ये रोहतास है और यहीं पे सबसे ज्यादा डोलोमाइट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितनी भूमि कृषि योग्य है? ठीक है, तो बिहार में जो है सी आंसर हो जाएगा इसका, यानी 62.5% जो भूमि है वो कृषि योग्य है। अगर हम एरिया में देखें तो 53.6 लाख हेक्टेयर भूमि में से जो बिहार में है वो 56.03 लाख हेक्टेयर भूमि है वो शुद्ध रूप से खेती करने योग्य है, उस पर खेती की जा सकती है। अगला जो सवाल है कि बिहार के किन जिलों में बॉक्साइट पाया जाता है? ठीक है ना, ये जॉन बॉक्सी के नाम पे इसका बैकसाइट कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसके बड़े खदान है। अगर बिहार में देखें तो ये रोहतास मुंगेर में सबसे ज्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। मैं आपको फिर से मैप में दिखा रहा, मैं बार बार मैप दिखाने का कारण ये है ताकि आपको याद हो जाए। देखिए ये रोहतास मुंगेर में पाया, देखिए रोहतास ये है। रोहतास में इसके पहले क्या देखा था कि पायराइट्स पाया जाता था, ठीक है ना। और ये है मुंगेर, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे चीजों को याद कर सकते हैं। अगला है कि बर्तन निर्माण के लिए बिहार की कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो बर्तन निर्माण के लिए बिहार की मेहसी जगह प्रसिद्ध है जो कि पूर्वी चंपारण में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको पूर्वी चंपारण का मैप में देखना है तो ये देखिए ये है पूर्वी चंपारण और ये है पश्चिमी चंपारण। आप ऐसे याद करके इसे कुछ विशेषता लिख सकते हैं। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा जिला है एरिया के हिसाब से। उस तरीके से पूर्वी चंपारण की कुछ बातें तो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जंगल की लकड़ी और अन्य सामग्री का एकमात्र अधिकार कौन रखता है? तो बिहार में इन सबका अधिकार राज्य वन निगम के पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला कि बिहार में आलू विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो बिहार में आलू विकास और अनुसंधान संस्थान ये बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ जो कि नालंदा जिला में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि मुंगेर जिले के भीमबाद अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो मुंगेर जिले में जो भीमबाद अभ्यारण्य है उसकी स्थापना 1976 में हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा भीमबाद अभ्यारण्य है वो मुंगेर में है। बिहार में अभ्यारण्य और नेशनल पार्क बहुत कम है तो उनको याद कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन एक आध आते हैं तो वो छूटना नहीं चाहिए। अगर इसका पूरा देखें तो ये लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। हालांकि गोंड जनजाति की भाषा क्या है? तो गोंड जनजाति मुंडारी भाषा बोलती है, जिसका आंसर हो जाएगा सी। जो गोंड जनजाति इसके बारे में एक मॉडर्न इंडिया में सवाल पूछा जाता है कि नर बलि प्रथा इसमें बहुत फेमस थी। नर बलि प्रथा के लिए जाना जाती है गोंड जनजाति। अगला क्वेश्चन है कि पटना संग्रहालय में क्या स्थित है? पटना संग्रहालय में जो मेन चीज स्थित है जिसके लिए जाना जाता है वो है दीदारगंज की यक्ष की प्रतिमा। अगला कि गया संग्रहालय कब तैयार हुआ था? तो गया संग्रहालय 1970 में तैयार हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कि अन्य राज्यों की तुलना में पुरुष साक्षरता में बिहार का कौन सा स्थान है? तो अन्य राज्यों की तुलना में पुरुष साक्षरता में बिहार भारत में सबसे आखिरी स्थान पे आता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 36वां स्थान है। अगर पुरुष साक्षरता बिहार में बात करें तो बिहार में जो पुरुष साक्षरता है वो है 70.3% के आसपास है बिहार में पुरुष साक्षरता। अगर भारत से कंपेयर किया जाए तो भारत के औसत पे ये 80.9% है, यानी राष्ट्रीय औसत से भी बिहार में पुरुष साक्षरता बहुत कम है। अगला क्वेश्चन कि महिला साक्षरता में बिहार का कौन सा स्थान है? ये भी अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इसमें बिहार आखिरी स्थान पे, 36वें स्थान पे। हालांकि याद करने में तो आसानी होगी लेकिन वास्तविकता में बहुत ही शर्मनाक बात है भारत के बिहार के सरकार के लिए। ठीक है, अगर महिला साक्षरता की बात करें तो 53.57% महिला साक्षरता बिहार में, जबकि हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें पूरे भारत में तो 64.6% है। यानी राष्ट्रीय स्तर पे
पुरुष साक्षरता भी कम है और महिला साक्षरता भी कम है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे पुराना लॉ कॉलेज कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना लॉ कॉलेज है पटना लॉ कॉलेज। अगला है कि बिहार शिक्षा प्रोग्राम बिहार के किस जिले से शुरू हुआ था? तो बिहार शिक्षा प्रोग्राम बिहार के सीतामढ़ी से शुरू हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी हिस्सों में बाढ़ विनाश का खतरा कैसे कम हो सकता है? तो इसका कई ऑप्शन दिए हुए हैं, पर इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी नेपाल की नदियों के उचित जल प्रबंधन से बिहार में बाढ़ की स्थिति को कम किया जा सकता है, और इसीलिए कोसी परियोजना जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो ये जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत हुआ है। ये वन लाइनर है, ये सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है। ये इसको एकदम से याद कर जाइएगा जो कब ये बना। इससे क्या होता है, क्वेश्चन जरूर एक आध पूछे जाते हैं हर बार परीक्षा में। अगला है कि बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार नहीं है? वो कौन सा पुरस्कार नहीं है जो बिहार सरकार देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी महात्मा गांधी सम्मान पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। बाकी तीनों पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फणीश्वर नाथ रेणु ये क्षेत्रीय कहानी लेखन में, ये बहुत बड़ी उपन्यासकार थी, ये क्षेत्रीय कहानी लिखा करती थी। इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है मैला अंचल, ठीक है। मैला अंचल, ये हिंदी साहित्य पढ़ने वाले तो इसको अवश्य रूप से पढ़े होंगे, ऐसे भी लोग इसको पढ़ते हैं। और फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में जानना चाहें तो अररिया बिहार में एक जिला है, ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। दरअसल अररिया इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज के समय रेसिडेंट एरिया हुआ करता था ये, ठीक है ना, रेसिडेंट एरिया। रेसिडेंट एरिया को आर एरिया भी कहा जाता था, और इसी तरीके से इस देश इसका नाम अररिया हो गया था, ठीक है। और हम इनकी बात करें फणीश्वर नाथ रेणु की, तो 4 मार्च 1921 को इनका जन्म हुआ था, और मैला अंचल इनकी सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला क्वेश्चन कि अंगिका भाषा किस जिले में बोली जाती है? तो अंग जो था ना, अंग चंपा की राजधानी हुआ करती थी प्राचीन काल में। चंपा एक राज था, उसकी राजधानी होती है अंग, और अंग कहा जाता है भागलपुर को। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि बिहार में अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है? तो बिहार में अब तक कुल 5 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। कहीं कहीं 6 लिखा आता है, पर मैंने बहुत सर्च किया, 6 कहीं नहीं मिला। यही 5 लोग थे जिनको भारत रत्न मिल चुका है, जो बिहार से हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे 1962 में इनको मिला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो तीसरे राष्ट्रपति और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इनको 1963 में मिला था। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इनको 1992 में मिला था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ये संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया था, 1999 में इनको दिया गया था भारत रत्न। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक थे, इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था। तो ये 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है जो बिहार से संबंधित है। अगला है कि जगजीवन राम का जन्म बिहार में कहाँ पे हुआ था? जगजीवन राम जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के एक बहुत ही प्रखर नेता थे और श्रम मंत्री बने आजाद भारत में पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा इनका, अगर बिहार में इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म चंद्रहमा एक जगह है भोजपुर में, यहाँ पे हुआ था इनका जन्म। भोजपुर कहाँ है? आरा जिला में है। अगर आप आरा जिला देखना चाहते हैं कि आरा जिला कहाँ है, तो देखिए ये वाला जो एरिया है ये आरा जिला है। देखिए यहाँ पे ये भोजपुर आरा ये जिला में, भोजपुर जिला जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में चावल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? बिहार में चावल विकास और अनुसंधान संस्थान जो है वो आरा भोजपुर में स्थित। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? तो उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय था ये तंत्र मंत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पे? आप कमेंट में जरूर बताइए अगर आप बताना चाहे तो। बिहार का जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड है, उसको बिहार में किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार में प्रसिद्ध है नेशनल हाईवे 2, यानी आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? तो बिहार के पटना मंडल में सर्वाधिक जिले हैं इसके अनुसार से, ठीक है ना। इसके अलावा तिरहुत में भी 6 जिले हैं, पर जो ऑप्शन इसमें पटना है जहाँ पे सबसे ज्यादा जिले हैं, 6 जिले हैं, वह पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर, ठीक है। अब जितने भी जिले हैं, अब बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपको पूरा याद करा देता हूँ। देखिए
बिहार में कुल 9 मंडल है। यह है पटना, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। ठीक है, तो मैं आपको लाइन से याद कराता हूँ, इसके बाद आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले ये देखिए, जो ब्लू कलर का है यानी ये वाला, ये है सारण जिला। ठीक है, सारण प्रमंडल। तो सारण प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। इसके अलावा ये हरा, ये कौन, तिरहुत है। ठीक है ना, तिरहुत में कुल आता है वेस्ट, पूर्वी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, यानी कुल 6 जिले आते हैं तिरहुत में। इसमें शिवहर जो है वो बिहार का सबसे छोटा जिला है। उसके बाद से आता है ये वाला, तो ये कौन सा, ये दरभंगा है। लाइन से देखो तो दरभंगा में 3 जिले आते हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। इसके अलावा ये वाला, तो ये कौन सा है, तो ये है कोसी जिला, कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। इसको एसएमएस नाम से भी लड़के याद करते हैं। तो इसका है कोसी में 3 आते हैं, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। इसके बाद ये वाला जो एरिया, इसको बोलते हैं पूर्णिया प्रमंडल। ये इसमें कुल 4 जिले आते हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज जो कि बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पे होती है। इसके अलावा इसके नीचे आएंगे तो ये वाला एरिया है, ये इसको बोलते हैं बीके यानी भागलपुर और बांका। ये भागलपुर प्रमंडल है, ये वाला है भागलपुर प्रमंडल। इसमें सिर्फ 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। इसके बाद जो ये वाला कलर है, ये है मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल में आते हैं खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। तो इसमें भी 6 जिले आते हैं। इसके अलावा ये वाला कलर है, ये कलर है मगध। मगध में कुल 4 जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं सॉरी, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा। ठीक है, इसके बाद आता है ये वाला कलर जो कि है पटना प्रमंडल, जो हमने अभी देखा। पटना में भी 6 आते हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। अगर इस तरीके से आप मैप बना के याद करेंगे, इस मैप को डाउनलोड कर लीजिए। और जो आउटलाइन मैप है जिसमें ये नाम नहीं लिखा हो, अपने से नाम भर लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाता है। और सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, जैसे वेस्ट चंपारण में नेशनल पार्क है, जितनी भी चीजें हैं सबसे बड़ा एरिया में है, ठीक है ना। तो इन सबको यहाँ पे, इन सबके स्पेसिफिकेशन अपने हिसाब से लिखे जाइए, इन सब में क्या क्या विशेषता है इनके यहाँ पे लिखते जाइए। यहाँ की साक्षरता दर क्या है, यहाँ के पुरुष साक्षरता क्या है, यहाँ पे लिटरेसी क्या है, ये सारी बातें यहाँ लिखते जाइए। इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे सारा याद हो जाएगा। ये याद करने का बेस्ट तरीका होता है मैप से। अगला क्वेश्चन कि बिहार के किन 2 जिलों में स्लेट पाई जाती है, तो बिहार के मुंगेर और जमुई जिले में स्लेट पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब मुंगेर और जमुई जिला याद करना होगा किस प्रमंडल में है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। जैसे मुंगेर, ये मुंगेर प्रमंडल में है और जमुई भी मुंगेर प्रमंडल में है, तो यहाँ पे इस तरीके से याद हो जाता है। अब देखते हैं आखिरी 2 सवाल, वह है कि बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कैमूर अभ्यारण्य है। आंसर हो जाएगा ए। बिहार में बराबर की गुफाएं किस जिले में है, तो बिहार में बराबर की गुफाएं गया जिले में, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, इसी में बहुत जल्द आएगा, जिसमें सारी नदियां, खासकर ज्योग्राफी पे वो बेस्ड है। नदियां, जो झरने और जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उन सबको उसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो उसको भी जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बीपीएससी की तैयारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।